Hello everyone. Today we are going to discuss new topic which is food crisis. The topic is the food crisis. आगे problems, challenges and opportunities for the Pakistan. अच्छा, अब जब इस तरीके का टॉपिक आया होता है ना, तो it means कि they have given you the all headers or variables on which you have to write whole essay कह लें, टॉपिक कह लें, जो भी आपने लिखना है. तो प्रॉब्लम्स भी बता दिए, चैलेंजेस भी पूछे और अपॉर्चुनिटीज़ पूछी. ऑब्वियसली इससे ज़्यादा आपने फिर और एक्स्ट्रा चीज़ कुछ बनानी नहीं हेडर. अच्छा, मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन करें, इसका स्टार्ट करते हैं क्या. उसके बाद अगला एक पैराग्राफ लिखेंगे, अंडरस्टैंडिंग द फूड सिक्योरिटी सिचुएशन इन द पाकिस्तान. सही है. नीचे आपने कुछ फैक्ट फिगर जो आपको याद हो. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 43% ऑफ द पॉपुलेशन, पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज फूड इनसिक्योर एंड 18% पॉपुलेशन लैक एक्सेस. उसके पास एक्सेस ही नहीं है फूड का, और 43% पॉपुलेशन फूड इनसिक्योर है. अच्छा, अब इसके अंदर और काफ़ी सारे आप फैक्ट फिगर्स डाल सकते हैं. आपने ज़ाहिर ऑब्वियसली याद रखने होंगे. इसके जो है फूड क्राइसिस के ऊपर आपको याद करने हैं काफ़ी सारे. अब जैसे कि एक रिसेंट जो इसकी रिपोर्ट है फेडरल कमेटी ऑन द एग्रीकल्चर के ऊपर, आफ्टर फ्लड्स के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी है. तो वो सारा आपको फूड सिचुएशन पहले आपको बतानी पड़ेगी कैसे. जैसे कि शुगर केन प्रोडक्शन के बारे में बताया कि डिक्रीज हुई है 7.9%. ठीक है. राइस प्रोडक्शन जो है वो 40.6% कम हुई है. मेज प्रोडक्शन 3% कम हुई है. कॉटन प्रोडक्शन 24.6% कम हुई है. और वीट प्रोडक्शन लेस हुई है बहुत ज़्यादा. ठीक है. अब ये जो सारे फिगर्स हैं ना, दीज फिगर्स आर गिवन बाय फेडरल कमेटी ऑन द एग्रीकल्चर, जिसने फ्लड्स के बाद एक्सेस करके सारे डेवस्टेशंस का वो लगा के वो सारे. अब ये आपको सारे फिगर्स याद हो तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज आप अगला बताएंगे जो प्रॉब्लम्स उसने पूछे हैं. प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द पाकिस्तान दैट लीड टू द फूड इनसिक्योरिटी. सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? अनप्रोडक्टिव लैंड यूज एंड द वेस्टेज ऑफ लैंड. अच्छा, अनप्रोडक्टिव लैंड यूज है. बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, कोई क्या बन रहा है, उसमें सारा आपका पैसा जाता जा रहा है इन्वेस्टमेंट्स. एंड वेस्टेज ऑफ लैंड, लैंड की बहुत ज़्यादा वेस्टेज है सॉइल सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग की वजह से. ऑब्वियसली लैंड खराब हो जाती है, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है उसको वापस रिस्ट्रक्चर करने के लिए, और वो पैसे तो होते नहीं है हमारे पास. तो ऑब्वियसली तो इसका मतलब ये अनप्रोडक्टिव एक लैंड है हमारा यूज है, जो कि हमारा एक प्रॉब्लम है. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गवर्नेंस इश्यूज रिगार्डिंग द सपोर्ट प्राइस सब्सिडीज एंड द एक्सपोर्टिंग फूड आइटम्स. अब सीन ये है कि गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है ओवरऑल हमारे अंदर एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर, जिस वजह से ये क्राइसिस आता है और फूड इनसिक्योरिटी आती है, जो कि हम इसके अंदर केस इन पॉइंट है. शुगर क्राइसिस 2020 के अंदर जो शुगर क्राइसिस आया था, वो जो डिपिक्शन इन्होंने की थी, इन्होंने फिगर्स ज़्यादा बताए थे और एक्सपोर्ट कर दी गई, और फिर हमारी शॉर्ट हो गई, फिर एक्सपोर्ट, फिर इंपोर्ट कराना पड़ा, फिर सब्सिडीज देनी पड़ी. बिल्कुल एक केओस की सिचुएशन है, यूँ समझ लें. नेक्स्ट क्राइसिस फर्टिलाइजर क्राइसिस जो हुआ था 2021 में. फर्टिलाइजर शॉर्ट हो गई बिल्कुल, जो कि पैक आपका कहते हैं ये 1200-1300 तक का, वो 1800, 1900, 2000 से ऊपर चला गया फूड क्राइसिस शॉर्टेज की वजह, फर्टिलाइजर शॉर्टेज की वजह से. तो एक गवर्नेंस इश्यूज, मॉडल कुछ पता ही नहीं होता क्या करना है, क्या सपोर्ट प्राइस रखनी है, किस पैरामीटर्स के थ्रू रखनी है. फिर सब्सिडीज भी एवं फ्रीक्वेंट जा रही होती हैं, पता ही कुछ नहीं होता. फैसिलिटेट किया जा रहा होता है रिच को, और एक्सपोर्ट करते हैं फिर फूड आइटम्स, उसका भी कोई फिगर नहीं होता सही से. अच्छा, नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स बाय मिडल मैन एंड फैक्ट्री वर्नर्स कॉज लो फूड आउटपुट्स. अब सीन ये है कि जो फार्मर्स है ना, वो एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं मिडल मैन के थ्रू, क्योंकि मिडल मैन और फैक्ट्री वर्कर्स मिले होते हैं फैक्ट्री ऑनर्स. ठीक है. उसकी वजह से क्या करता है मिडल मैन को, फार्मर्स को फायदा ही नहीं होता. अल्टीमेटली जब फार्मर को फायदा नहीं होगा ना, तो ही वुड गिव अप द प्रोडक्शन ऑफ द फूड. ठीक है. वो काश्तकारी नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा. उसकी वजह से फिर अल्टीमेटली फूड की जो शॉर्टेज होनी शुरू हो जाएगी, और वो फिर माइग्रेशन करता है. माइग्रेशन वाला फैक्टर आप यहाँ डाल सकते हैं. नेक्स्ट है प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूजेज इन एग्रीकल्चर सिस्टम. अब जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना, वो बिल्कुल पुरानी यूज हो रही है. सारे जो भी आपके आइटम्स यूज हो रहे हैं, मेथड्स अलग चीज होती है, टेक्नोलॉजी यूज एक अलग चीज होती है. ट्रैक्टर्स पुराने हैं, मशीन्स नहीं है, हार्वेस्टिंग की जो सारी डिवाइसेस सिस्टम है वो सारे ओल्ड यूजेज हो रहा है हमारे उसमें पाकिस्तान के अंदर. इसकी वजह से एक तो प्रोडक्शन लो होती है, वेस्ट ज्यादा होता है, और ऊपर से टाइम कंज्यूम होता है ज्यादा. ठीक है. लो प्रोडक्शन होती है. अच्छा, नेक्स्ट है थीसिस बाय द स्टडवेल रिगार्डिंग, अभी स्टडवेल एक ऑथर है, रिगार्डिंग द लैंड रिफॉर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट इश्यूज. इसकी बुक है हाउ एशिया वर्क्स. इसके अंदर बेसिकली ही आर्ग्यूड दैट के ओवरऑल जो सक्सेस एशिया के अंदर दो चीजें, जो एक ये आसियान वाली साइड है, वो साउथ एशिया एक तो फेलियर टाइप की जगह है, और जो दूसरी एशिया वाली साइड है, ये वाली प्रोग्रेस करती है, प्रोग्रेसिव है. अब क्यों है उसके उसने रीजन बताए थे 3. एक तो बताया था सबसे मेन रीजन कि ना एग्रीकल्चर का यूज उन्होंने कैसे किया. एक एग्रीकल्चर का यूज किया, लैंड रिफॉर्म्स किए, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं वहाँ पे. 3 चीजें उसने बताई हैं वहाँ पे अपनी बुक के अंदर. तो इस तरीके से जो ऊपर वाला एरिया है ना, जिसमें सिंगापुर, आपके चाइना की पूरी केस स्टडी उसने बताई है कि किस तरह इसने एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर एक तो एग्रीकल्चर, और फिर इन्वेस्टमेंट उसकी लैंड यूज पे की है. लैंड रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने हाईलाइट किया. तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो करने की हमारे पास वो चीज लैक करती है. वो प्रॉब्लम एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे साउथ एशिया के अंदर, जो कि पाकिस्तान के अंदर है.
नेक्स्ट मैंने पॉइंट आर्ग्यू किया कि वाटर स्कार्सिटी, ऑब्वियसली वाटर स्कार्सिटी और अनअवेलेबिलिटी की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही चल रहा है। यूएनडीपी की रिपोर्ट है पाकिस्तान 2025 तक विल बी अ ड्राई अप कंट्री। आईएमएफ के फिगर्स के हिसाब से पाकिस्तान इज द मोस्ट वाटर स्ट्रेच्ड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड दीज स्टैटिस्टिक्स आर ग्रूसम एंड बिल्कुल ड्रास्टिक किस्म की सिचुएशन को डिपिक्ट कर रहे हैं दीज, ये जो है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर शॉर्टेज एंड एक्सपेंसिव रेट्स पर बैग ऑफ फर्टिलाइजर जो है ना वो उसका रेट तकरीबन 60% बढ़ गए थे और इससे भी ज्यादा बढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि ये क्राइसिस आया था, आप यहाँ लिख सकते हैं फर्टिलाइजर शॉर्टेज इन 2021 के अंदर जो केस हुआ था पूरा, तो वो बिल्कुल एक मिसमैनेजमेंट सिचुएशन हो रही है यहाँ पे। ये प्रॉब्लम्स है हमारे फर्टिलाइजर का प्रॉब्लम। इसके अंदर मेन चीज आती है कि जो हमारा इंपोर्ट हो रही है ना, और ये जो गैस इंपोर्ट हो रही है, और क्योंकि आपकी अमोनिया बहुत ज्यादा यूज होती है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के अंदर, इस पर पूरा आर्टिकल था, प्रोडक्शन के ऊपर पूरी आर्टिकल वो यूज होती है गैस, तो हमारे पास गैस की शॉर्टेज है। असल में हमारी अगर 100% यूजेज है ना, जिसमें से 84% इंपोर्ट होती है और 16% जो है ना वो इंडिजिनियस गैसेस होती हैं, और वो वाली जो होती हैं यूज होती हैं हमारी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की वजह के लिए, और अल्टीमेटली 16% के जो रिसोर्सेज है ना ये भी डिप्लीट होते जा रहे हैं एंड द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इज मेजरली रिलाइड ऑन दीज इंपोर्टेड गैस। तो फिर उसकी वजह से और फर्टिलाइजेशन, तो इंपोर्ट गैस महंगी गैस आएगी तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजर के जो रेट्स होंगे वो इंक्रीज करेंगे और फिर वो नुकसान का बायस बनेगा, और ये हमारा एक एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज ओल्ड मेथड्स ऑफ इरिगेशन यील्ड लेस प्रोडक्टिविटी। मैंने बताया ना ओल्ड मेथड्स यूज कर रहे हैं हम ओवरऑल फर्टिलाइजर के अंदर, जिसमें इसमें सबसे बड़ी मिसाल है कि हमारे पास वो फ्लड इरिगेशन सिस्टम हम यूज करते हैं, फ्लड इरिगेशन जिसमें पूरा पानी बहा देते हैं, ऊपर से हमारी वाटर स्कैसिटी भी होती है, इसकी वजह से ये इंटरलिंक है। और हमारे यहाँ 35% बल्कि कहीं कहीं तो लिखा 48% एग्रीकल्चर लेबर है, और हमारी सिर्फ जीडीपी के जो अंदर आ रहा है ना वो 19% आउटपुट देती है ये हमारा इकोनॉमी के अंदर, ये जो आपकी एग्रीकल्चर है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि भाई मैं तो मेथड्स प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव मेथड हम यूज कर रहे हैं, फिर हमारी फर्टिलाइजर्स का शॉर्टेज है, वाटर का इशू है, हमारी लैंड रिफॉर्म्स नहीं है प्रॉपर तरीके से, एक तो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है, फार्मर्स हमारे को एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, गवर्नेंस इशूज एंड अनप्रोडक्टिव लैंड चल रही है। तो ये सारे जो थे ना दीज आर द प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया, दिस इज द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पाकिस्तान रिगार्डिंग द फूड सिक्योरिटी। अच्छा चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस सबसे पहले तो मेजर चैलेंजेस है क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी। इसके अंदर वो पूरा आप अपनी वाली रिपोर्ट डाल सकते हैं, जो कि मैंने बताई किसकी रिपोर्ट है, FAC फूड फेडरल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की, फेडरल कमेटी फेडरल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर FCA, ठीक है, इसकी पूरी रिपोर्ट है जिसपे मैंने अभी आपको ऊपर भी स्टैटिस्टिक्स बताया, तो वो आप लिख सकते हैं। उसके अंदर यहाँ पे लिखा होता है 38% मैंगोज डाउन हुए क्लाइमेट की वजह से, फिर फ्लड्स की वजह से तो सारी क्रॉप्स चली गई हैं। तो ये क्लाइमेट की रिपोर्ट, मतलब ओवरऑल क्लाइमेट से बड़ा डिजास्टर कोई बहुत बड़ा चैलेंज हो नहीं सकता, इसके अंदर आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कैन एक्सरबेट ट्रेड डेफिसिट बिकॉज ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग। अब सीन ये है कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग तो हमारी तो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, हम सर्विसेज देते हैं, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ट्रेड इम्बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है। ऑब्वियसली फिर हम अपने कैपिटल अकाउंट से पे करते हैं, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट चला जाता है तो हमारे रिजर्व्स कम हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से ओवरऑल एक हमारा क्राइसिस सिचुएशन बन जाती है कंट्री के अंदर। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ना होने की वजह से, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कराने की वजह से, एक तो हम इंपोर्ट लेड इकोनॉमी बन गए और ऊपर से उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी शैटर होती जा रही है। दिस इज द ह्यूज चैलेंज फॉर द पाकिस्तान। नेक्स्ट चैलेंज इज अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट एंड ऑटोमोबाइल्स इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने बताया कि अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जो है ना, पाकिस्तानीज आर इन्वेस्टिंग इन द रियल एस्टेट सेक्टर एंड ऑटोमोबाइल्स फॉर एंड कंसीडरिंग देम एज अ मेन एसेट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर गेन करते हैं विदाउट एनी प्रोडक्टिविटी, मुल्क को कोई नुकसान, मुल्क को कोई फायदा नहीं होता, कोई जीडीपी ग्रोथ नहीं होती, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, गुड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होते, और सिर्फ पैसा डबल हो रहा होता है, और अजीब पैसा रोल कर रहा होता है, कोई डबल नहीं हो रहा होता। ये साइकिल ही समझ आती है पाकिस्तानियों की रियल एस्टेट सेक्टर पे जो अनप्रोडक्टिव यूज करते हैं ये लोग। अच्छा, किसकी जगह अगर ये इसकी जगह एक इनोवेशन की तरफ जाएं, इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन करें, और ओवरऑल इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं काफी चीजों के ऊपर, तो वो करेंगे तो फिर फायदा होगा। लेकिन ये एक मेजर चैलेंज बना हुआ है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के लिए कि उस तरफ आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत फजूल जाया हो रही है। Next is non-availability of the dams is hampering the water flow and causing water insecurity। जैसे कि हमने बताया कि एक प्रॉब्लम है हमारा वाटर स्कैर्सिटी, तो वो एक चैलेंज हमारा ये है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डैम्स नहीं है हमारे पास, वाटर स्टोरेज की हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। हम जैसे 30 दिन के लिए यूज स्टोर कर सकते हैं, इंडिया 90 190 के, US 500 डेज के लिए स्टोर कर सकता है।
तो दिस इज द मतलब ग्रूसम कंडीशन ऑफ द पाकिस्तान के पास कोई कैपेसिटी नहीं है इसको स्टोर करने के लिए, जो कि एक मेजर चैलेंज है। नेक्स्ट इज नॉन कंसिस्टेंट एग्रीकल्चर पॉलिसीज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अच्छा, अब हमारी जो पॉलिसीज है ना वो एक तो इनकंसिस्टेंट चल रही है। सबसे ज्यादा मसला ये एक एग्रीकल्चर का चैलेंज आया हुआ है, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। कभी इमरान खान आता है तो वो अपनी पॉलिसी लेके आ जाते हैं, नवाज शरीफ अपनी पॉलिसी, शहबाज शरीफ की अपनी पॉलिसी चल रही है। अभी इन्होंने एक एग्रीकल्चर की सब्सिडी दी और एक बहुत बड़ा फार्मर्स का पैकेज दिया है, बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है उसको। फार्मर्स के पैकेज को पता नहीं कितना 10 ट्रिलियन रुपीज़ का बोल रहे हैं। बातें तो इसी तरह होती हैं, बाकी फिर आगे देखेंगे क्या होता है। तो बताना ये चाह रहे हैं यहाँ पे हम कि एग्रीकल्चर की पॉलिसीज़ हमारी इनकन्सिस्टेंट रहती है, एक मेजर चैलेंज है। प्रॉब्लम्स अलग थे, चैलेंजेस अलग होंगे, जो कि फिर टैकल करने हैं आपने इनको। और नेक्स्ट इज ह्यूज डिपेंडेंस ऑन द गैस इंपोर्ट्स इज रिस्किंग फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। ऑब्वियसली ये वाले भी हम बात डिस्कस कर चुके हैं कि फर्टिलाइजर का जो शॉर्टेज हो रही है ना वो इस वजह से हो रही है, और उसकी रेट इंक्रीजिंग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपकी जो गैस की हमारी डिपेंडेंस है ना उसकी वजह से रेट बढ़ते जा रहे हैं। वही फिर एनर्जी ग्लोब के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है, जो आपका यूरोप है, और वो सारे स्पॉट प्राइसेस पे जाके खरीद रहे हैं कतर से, और उससे तो स्पॉट प्राइसेस की वजह से एक तो डिमांड इंक्रीज हो गई है रशिया के सैंक्शंस की वजह से, तो अल्टीमेटली जो प्राइस इंक्रीज हो गया तो पाकिस्तान को भी ज्यादा प्राइस पे करनी है इन ऑर्डर टू गेट द स्पॉट प्राइसेस ऑफ द गैस। और इसी तरीके से हमारी सर्दियों में गैस की शॉर्टेज हो जाती है क्योंकि हमने टैकल नहीं कर पाते। अच्छा, अब लास्ट उसने पूछा था अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान in agriculture for not only becoming the self-sufficient but also emerging as a food exporter। अब हमें क्या करने की जरूरत है और क्या अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान के पास? सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी जो है ना पाकिस्तान पे, वो CPEC एग्रीकल्चर प्रोग्रेस कैन मेक द पाकिस्तान प्रोडक्टिव। अच्छा, CPEC के अंदर एक ह्यूज प्रोग्राम है एग्रीकल्चर के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चाइना और पाकिस्तान मिलकर कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, ओवरऑल टी प्रोडक्शन हो रही है, टी के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ऑलिव के इतने दरख्त लगाए गए, ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन हो रही है। पाकिस्तान ऑलिव ऑयल के अंदर एसोसिएशन के अंदर भी ज्वाइन किया हुआ है, पाकिस्तान ने एक एसोसिएशन बनाई है, पाकिस्तान और इन सारे कंट्रीज ने मिलकर। तो ओवरऑल CPEC can be a game changer for the agriculture sector of Pakistan. Second point is judicious policies can change future of the Pakistan because of the Pakistan weather and अच्छा, अब सीन ये है, स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स और रिपोर्ट ये शो करती हैं कि पाकिस्तान वेदर इज मोस्ट कंड्यूसिव इन द वर्ल्ड, के जिसके लिए आपके पास 4 सीजन्स हैं एंड पाकिस्तान कैन प्रोड्यूस एनीथिंग इट वांट्स। और मोर इसके जो मेन क्रॉप्स हैं वो यही है, कॉटन, राइस, जूट, मैंगोज, वीट, और ये बहुत जो मतलब वर्ल्ड लेवल के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसको अगर इन्हांस किया जाए ना प्रॉपर तरीके से, पॉलिसीज अगर दी जाएँ और कंसिस्टेंट पॉलिसीज दी जाएँ, तो पाकिस्तान कैन बी अ फूड एक्सपोर्टर कंट्री। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कैन लीड टू द इमेंस ग्रोथ। अब डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी आर कम्पीटिंग ऑन प्राइजेस इन द इंटरनेशनल लेवल। क्या हमारा जो इंटरनेशनल लेवल में मसला चल रहा है ना कि हम कम्पीट करते हैं प्राइस के ऊपर। अगर हम सस्ती देंगे तो लोग हमसे लेंगे, हम कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं देते, कोई हम इनोवेशन नहीं देते, कोई हम यूनिक प्रोडक्ट नहीं देते जिसकी वजह से हमारी मतलब सेल ज्यादा हो। अब यही चीज है ना, इसी को तो इनोवेशन कहते हैं। इंडिया बहुत सारी इनोवेशन इस तरीके से दे रहा है, एग्रीकल्चर के अंदर दे रहा है। वो बहुत सारे उसके प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो बिल्कुल एक ट्रेडमार्क के साथ सेल कर रहा है। वो जो केस हुआ था, मसला हुआ था बनास बासमती, पता नहीं बासमती होता है कौन से का, चावल का एक इशू था जिसमें इंडिया ने वहां पे ट्रेडमार्क हमारे नाम से बेचा था, जो कि पाकिस्तानी राइस है, बहुत फेमस है यूरोप के अंदर ना। एंड पाकिस्तान पुट इट्स केस इन द इंटरनेशनल कोर्ट कि भाई ये तो हमारा चावल है और हम लोग इसको ट्रेडमार्क यूज करते हैं, तो इंडिया यूज कर रहा है। तो फिर इंडिया वो पाकिस्तान केस जीत गया था और फिर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पाकिस्तान ने क्लेम किए थे। और इस तरीके से पाकिस्तान को जरूरत है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को क्लेम करें, प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए, उसी चीजों के मजीद एनहांस करें। मतलब मिसाल के तौर पर इसकी एग्जाम्पल यही थी कि आपके काफी लोग बताते हैं कि यूरोप वाली साइड पे वहां पे अगर एक स्टोर पाकिस्तानी स्टोर है तो वहां पे यू विल फाइंड पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो होंगे ना, सिर्फ मैंगो सीधे सीधे बेच देते हैं, सीधी सीधी चीजें वापस जैसे उतरती हैं, बस उसको कोई काम नहीं करते, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, कोई इंडस्ट्री और उसके अंदर इनोवेशन नहीं करते। और इंडिया का क्या है, वही चीजें होती हैं लेकिन उसकी बहुत सारे उसके आइटम्स होते हैं, मजीद अलग अलग किस्म के नाम होते हैं, मतलब उसको ही एक डाइवर्स फॉर्म्स के अंदर बनाया किया होता है। तो वो पाकिस्तान को जरूरत है करने की। नेक्स्ट इज वाटर मैनेजमेंट एंड स्टोरेज कैन रिवाइव एग्रीकल्चर। अब पाकिस्तान की जो वाटर मैनेजमेंट की पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, स्टोरेज की पॉलिसी होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो अपनी एग्रीकल्चर को रिवाइव कर सकता है। इसके अंदर बहुत जबरदस्त केस स्टडी इसराइल की, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वाटर मैनेजमेंट और वाटर सरप्लस कंट्री बन गया वो विद द हेल्प ऑफ वाटर प्रॉपर पॉलिसी बनाई थी उन्होंने वाटर मैनेजमेंट की, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे डेजर्ट को भी ड्रिप एजुकेशन, इन्हीं का तो प्रोडक्ट है ड्रिप एजुकेशन में, यहाँ जो लिखा है ये इसराइल ने ही तो शुरू किया था, इतना एडवांस कंट्री है वो। तो उसकी वजह से हम लोग भी एक अपने एग्रीकल्चर को रिवाइव कर सकते हैं अगर हम बेटर मैनेजमेंट कर सकें अपने वाटर की। नेक्स्ट इज नीड फॉर द इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन एग्रीकल्चर एडवांसमेंट के लिए हमें बहुत जरूरत है कि हम अपने इंडस्ट्री अकेडमी का लिंकेज करें। एक तो एडवांस रिसर्च एग्रीकल्चर के अंदर हम वो उसको लेके आए फील्ड के ऊपर, और फिर उसके अंदर
इंडस्ट्री के अंदर भी हम उसको लेके जाएं एडवांसमेंट करने के लिए अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। सिंपल यहाँ पे ये लिखा हुआ है जैसे फ्लड इरिगेशन के सिस्टम्स को एडवांस किया जाए, ड्रिप इरिगेशन के ऊपर ले जाए और अदर मेथड्स ऑफ हमें ज़रूरत है कि उसको इंटीग्रेट करें चाइना से लेकर, और इसी तरीके से फिर आप कंक्लूजन लिख दें। तो दैट्स ऑल फॉर मतलब ओवरऑल इस फूड क्राइसिस के अंदर आप और भी बहुत सी चीज़ें ऐड करते हैं कि मैंने तो रैंडम टॉपिक उठाया और उसके ऊपर रैंडम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो मुझे याद आता है मैं लिख देता हूँ। विदाउट स्टडिंग एनीथिंग, अपनी नॉलेज को अलाइन करना इज द ट्रू आर्ट इज द ट्रू गेम, मतलब किस तरीके से आपने इस सवालों को टैकल करना होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।